साल था 1967। उस वक्त भारत और सोवियत यूनियन करीबी दोस्त हुआ करते थे। तभी एक महिला सोवियत यूनियन से भारत आती है अपने हिंदुस्तान प्रेमी की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए। उसकी एज करीब 41 साल थी। महिला को भारत काफी पसंद आया, खासकर यहाँ के गांव। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उसे भागकर अमेरिका से हेल्प लेनी पड़ी। उसकी वजह से ऐसा जियोपॉलिटिक्स से लेकर इंडियन डिप्लोमेटिक्स में भूचाल आ गया और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भारत और सोवियत यूनियन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए। लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ था उस महिला के साथ, और कौन थी वो महिला जिसने दिल्ली से लेकर मॉस्को तक हिला दिया था? क्यों उसे अमेरिका भागना पड़ा और इस औरत की वजह से दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर हुआ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, ये है उस वक्त का सोवियत यूनियन जो बाल्टिक एंड ब्लैक सी से पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ है। इसमें 15 देश थे: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलोरूसिया यानी आज का बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिया यानी किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दाविया यानी मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। इनकी कैपिटल थी मॉस्को, जो अब रूस की कैपिटल है। और इस राजधानी पर राज करने वाला तानाशाह था जोसेफ स्टालिन, जो क्रूरता के मामले में बिल्कुल हिटलर जैसा था। स्टालिन नाम से ही आप समझ लीजिए, जो जर्मन वर्ड शटल से बना हुआ है, जिसका मीनिंग है लोहे जैसा कठोर। ये लफ्ज उसकी शख्सियत को बयां करने के लिए बेस्ट है। आम लोगों की बात तो छोड़िए साहब, उसके बीवी बच्चे भी उसके सामने थर थर कांपते थे। उसकी एक बेटी भी थी, स्वेतलाना अलीलुएवा। ये वही महिला है जिसकी हमने बात की थी। खैर, स्वेतलाना का दिल मोम की तरह सॉफ्ट था। दोनों बाप बेटी का नेचर काफी अलग था, इसलिए स्वेतलाना की अपने पिता के साथ कुछ खास नहीं बनती थी। यहाँ तक कि उसने स्टालिन के सरनेम का यूज करना भी छोड़ दिया था और अपनी माँ का सरनेम लगाने लगी, जिसे उसके ही बाप ने मार दिया था। खैर, फिर आया अक्टूबर 1963, जब स्वेतलाना की मुलाकात भारत के कुंवर ब्रजेश सिंह से होती है। स्वेतलाना टॉन्सिल के ऑपरेशन के लिए ब्लैक सागर के पास एक अस्पताल में एडमिट थी। ब्रजेश भी वहीं पर इलाज करा रहे थे। ब्रजेश उन तमाम कम्युनिस्टों में से एक थे जिन्होंने सोवियत यूनियन को अपना ठिकाना बना लिया था। उनका ताल्लुक काला कांकर राजपूत जमींदार घराने से था। ब्रजेश जेंटल नेचर के शख्स थे, लेकिन बीमारियों ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। वहीं उम्र में स्वेतलाना से काफी बड़े थे, लेकिन इन बातों से ना स्वेतलाना को कोई फर्क पड़ा और ना ही ब्रजेश को। वहीं दोनों की पहले ही दो शादियां हो चुकी थी। अब वो पहले ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठे। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और बात शादी तक भी पहुंची। पर बीच में रियासत आ गई। उस वक्त तक स्टालिन तो मर चुके थे, लेकिन सोवियत संघ के पावरफुल लोगों को यह रास नहीं आया कि स्वेतलाना किसी हिंदुस्तानी से शादी करे, जिससे दुखी होकर ब्रजेश 1965 में मॉस्को चले जाते हैं और वहीं एक साल बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन स्वेतलाना को आज तक भारतीय वामपंथी कुंवर ब्रजेश सिंह की बिन ब्याही पत्नी ही कहा जाता है। खैर, ब्रजेश की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थि विसर्जन गंगा नदी में हो, और स्वेतलाना ने अपने प्रेमी की आखिरी इच्छा पूरी करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उसे सोवियत ब्यूरोक्रेसी से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उस वक्त तमाम कम्युनिस्ट देशों में नियम था कि उनके नागरिक सरकारी काम से ही गैर कम्युनिस्ट मुल्कों में जा सकते हैं। सोवियत सरकार को डर था कि स्वेतलाना किसी वेस्टर्न कंट्री में जाकर परमानेंट सेटल हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इससे सोवियत संघ की बदनामी होगी, इसलिए स्वेतलाना को भारत आने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उन्हें सती प्रथा का खौफ दिखाया गया कि हिंदू लोग विधवा को पति के साथ जला देते हैं, लेकिन स्वेतलाना अपने फैसले पर अड़ी रही। अब आखिर में दिसंबर 1966 में उसे भारत आने की इजाजत मिल ही गई। उस वक्त देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। स्वेतलाना का यूं भारत आना इंदिरा गांधी सरकार और उनके मंत्री दिनेश सिंह के लिए सिरदर्द था। एक्चुअली दिनेश सिंह कुंवर ब्रजेश सिंह के भतीजे थे। स्वेतलाना ब्रजेश की अस्थियां लेकर उत्तर प्रदेश के कालाकांकर पहुंची, जहां ब्रजेश का पैतृक गांव था। स्वेतलाना ने अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया और वहीं रहने लगी। वो ब्रजेश की याद में कालाकांकर में एक अस्पताल बनवाना चाहती थी, जिसकी नींव 1969 में रखी गई। इसके बाद वो दिल्ली चली गई। उन्हें भारत बहुत पसंद आया। यहाँ पहनावे और रीति रिवाजों की तो वो मुरीद थी। स्वेतलाना भारत की सिटीजनशिप लेना चाहती थी, लेकिन इंदिरा सरकार को सोवियत यूनियन के साथ रिश्ते बिगाड़ने का डर था, इसलिए सरकार ने उसे सिटीजनशिप देने से मना ही कर दिया। वहीं उस वक्त देश में माहौल काफी उठा पटक वाला था। दरअसल पहली बार जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बिना लोकसभा चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन सीटें काफी घट गईं। इसके बाद दूसरी सरदर्दी थी इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, जिनके बीच सत्ता को लेकर ठनी हुई थी।
हालांकि बाद में देसाई डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद लेकर मान गए और इंदिरा गांधी पीएम बन गई। इस रियासी उठापटक का असर ये हुआ कि किसी ने स्वेतलाना पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो अभी दिल्ली में ही है, ना तो मीडिया ने और ना ही रियासी नेताओं ने। लेकिन फिर एक सुबह एक सनसनीखेज खबर आई, बिल्कुल किसी भूकंप की तरह। खबर ये थी कि स्टालिन की बेटी ने भारत से भागकर अमेरिका में शरण ले ली है। यानी वही हुआ जिसका सोवियत यूनियन को डर था। स्वेतलाना के इस स्टेप से सोवियत बेहद नाराज हुआ। वहीं स्टालिन भारत की जिम्मेदारी थी और उसने इस इम्पोर्टेंट मेहमान का ढंग से ख्याल नहीं रखा, इसलिए सोवियत ने भारत को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं सोवियत एम्बेसी ने अमेरिकी एम्बेसडर और CIA को भी लपेटे में लिया। यहाँ तो कि अमेरिकन एम्बेसडर पर किडनैपिंग तक का आरोप लगाया गया, लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। इस घटना से भारत और सोवियत संघ के करीबी रिश्तों में दरार आ गई। भारत हर हाल में सोवियत यूनियन की नाराजगी को दूर करना चाहता था, इसलिए भारत ने अपना एक एम्बेसडर स्वेतलाना के पास भेजा और एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कराया, जिसमें लिखा था कि भारत ने उनकी अमेरिका जाने में कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि भारत को इस बारे में भनक तक नहीं थी। हालांकि स्वेतलाना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि इंडियन एम्बेसडर ने सिग्नेचर करवाते समय उनसे वादा किया था कि अगर वो अपने बच्चों के लिए पत्र लिखना चाहती हैं, तो वो उसे भारतीय राजदूत के जरिए मॉस्को पहुंचा देंगे। इसके बाद स्वेतलाना ने अपने बच्चों को 15 पन्नों का पत्र लिखा, जिसमें बताया गया था कि उसने सोवियत संघ छोड़ने का फैसला क्यों किया, लेकिन बड़े ही अफसोस जताते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के एम्बेसडर ने अपना वादा पूरा नहीं किया और वो पत्र उसके बच्चों तक कभी नहीं पहुंचा। खैर, इन सिग्नेचर्स के बाद सोवियत ने मान लिया कि स्वेतलाना के अमेरिका जाने में भारत का कोई हाथ नहीं है। वहीं स्वेतलाना के अमेरिका भागने की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल सोवियत एम्बेसडर स्वेतलाना पर दबाव डाल रहे थे कि वो वापस मॉस्को लौट जाएं, लेकिन स्वेतलाना किसी भी हाल में वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर स्वेतलाना कुछ सोचकर सोवियत एम्बेसडर से कहती हैं कि आप टेंशन न लें, मैं भारत से जाने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल मैं सफर का बंदोबस्त करने बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर तक लौट आऊंगी। ये सुनकर एम्बेसडर रिलैक्स हो गया। वहीं स्वेतलाना ने टैक्सी बुलवाई और अमेरिकन एम्बेसी सीधा पहुंची, जो वहां से कुछ ही दूरी पर था। अफसोस उस दिन US एम्बेसी बंद थी। ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर ने स्वेतलाना से पूछा कि वो कौन है और क्या चाहती है, तो उसने बिना रुके पूरी बात ऑफिसर को बता दी। मामला स्टालिन की बेटी का था, इसलिए अफसर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने तुरंत राजदूत चेस्टर बाउल्स को फोन मिलाया। चेस्टर बाउल्स अपने असिस्टेंट रिचर्ड सेलेस के घर खाने पर गए थे। वो खाना खाने लगे ही थे कि उनके फोन की घंटी बजी। कुछ रिंग जाने के बाद चेस्टर बाउल्स ने फोन उठाया, लेकिन वो सामने से कुछ बोल पाते इससे पहले ही ऑफिसर ने बोलना शुरू कर दिया कि एक बेहद संगीन मसला है जिसे फोन पर नहीं बताया जा सकता, उन्हें फौरन ऑफिस आना होगा। ये सुनकर चेस्टर भी हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और ऑफिस पहुंच गए। वहां उन्होंने स्वेतलाना से बात की। वहीं उसने जो कुछ बताया वो सारी बातें उसे रिटर्न में देने के लिए कहा गया कि वो अपने देश की बजाय अमेरिका क्यों जाना चाहती है। स्वेतलाना ने वैसा ही किया। जब स्वेतलाना लिखने में बिजी थी तो बाउल्स ने अमेरिका में स्टेट सेक्रेटरी डीन रस को पूरा ब्यौरा टेलीग्राम किया और उनसे पूछा कि अब आगे क्या किया जाए। वहीं उन्होंने आखिर में लिखा था कि अगर आधी रात तक उसे स्टेट डिपार्टमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो वे अपनी अकाउंटेबिलिटी पर स्वेतलाना को वीजा दे देंगे। उन दिनों अमेरिका सोवियत संघ से भागे हर शख्स को शरण देता था। खैर, एम्बेसडर बाउल्स को पहले ही इस बात का अंदेशा था कि वॉशिंगटन से कोई जवाब नहीं आएगा और वैसा ही हुआ। इसके बाद उन्होंने आखिरी फैसला करने से पहले स्वेतलाना से एक बार और बात की और पूछा कि क्या आपका सोवियत यूनियन छोड़ने का इरादा पक्का है, क्योंकि आपकी बेटी और बेटे वहीं पर रहते हैं। स्वेतलाना ने बाउल से कहा कि कुछ भी हो जाए वो अपना इरादा नहीं बदलेंगी। वहीं अगर उन्होंने उसे अमेरिका नहीं भेजा तो वो आज रात ही मीडिया के पास जाएंगी और मीडिया को उन देशों की असलियत बताएंगी जो लोकतंत्र का ढोल पीटते रहते हैं। क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश ने स्वेतलाना को शरण देने से मना कर दिया था, वहीं अब ये काम अमेरिका भी कर रहा है। इस जवाब से बाउल समझ गए कि स्वेतलाना अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने चुपके से CIA के एक ऑफिसर के साथ स्वेतलाना को रोम की फ्लाइट में बैठा दिया। यानी स्वेतलाना सबको चकमा देकर US एम्बेसी की हेल्प से पहले रोम पहुंची, फिर वहां से जेनेवा और इसके बाद अप्रैल 1967 में वो अमेरिका पहुंची। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी में ही स्वेतलाना के रुकने का इंतजाम किया। हालांकि स्वेतलाना के सेफली रोम पहुंचने के बाद ये बात मीडिया में लीक हो गई, जो उड़ते हुए सोवियत तक पहुंच गई। वहीं उसने इस पेपर पर क्या रीजन लिखा था, इसे उस वक्त सीक्रेट रखा गया। लेकिन एक साल बाद स्वेतलाना की एक खबर छपी
जिसमें उस इंसिडेंट के बारे में बात की गई थी जिसने स्वेतलाना को फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं अमेरिका पहुंचने के 3 साल बाद 1970 में स्वेतलाना ने एक अमेरिकी आर्किटेक्ट विलियम पीटर से शादी कर ली। कहा जाता है कि स्वेतलाना ने करीब 40 बार घर बदले, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पास कोई ठिकाना ना रहा। उसे आखिरी वक्त में बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक आश्रम में शरण लेनी ही पड़ी। 85 साल की उम्र में 22 नवंबर 2011 को स्वेतलाना की कैंसर की वजह से मौत हो गई। क्रूरता के साये में पली बड़ी स्वेतलाना सारी जिंदगी प्यार की तलाश में ही भटकती रही। दरअसल स्वेतलाना का बचपन किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। एक तो बिना माँ की बच्ची, ऊपर से अत्याचारी बाप, हर कदम पर सिपाहियों का पहरा, प्यार, अपनेपन और आजादी जैसी चीजों का तो नामो निशान नहीं था। लिहाजा यंगस्टर एज में कदम रखते ही स्वेतलाना का मन एक साथ इन सब चीजों को पाने के लिए तड़प उठा। 1943 इस तड़प का पहला साल था। दरअसल 16 साल की स्वेतलाना अपने से 20 साल के बड़े अलेक्सी केपलर के प्यार में पड़ गई। केपलर फेमस जूइश फिल्म मेकर था। एक दिन स्वेतलाना उसे अपने पिता से मिलवाने के लिए घर ले गई। स्टालिन को यहूदियों से बेइंतहा नफरत थी, जिसे देखते ही उसने गुस्से से दिल मिलाते हुए कहा, तुम्हें कोई रूसी नहीं मिला? और इतना कहते ही स्टालिन ने केपलर को कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन 1 साल के भीतर ही उसे एक दूसरे शख्स से इश्क हो गया। अफसोस वो भी यहूदी था। स्टालिन ने किसी तरह इस शादी को अपनी रजामंदी तो दे दी, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि वो अपने होने वाले दामाद की शक्ल भी नहीं देखेगा। वहीं ये शादी 2 साल भी नहीं चली। इसकी वजह भी स्टालिन ही था। दरअसल उसने स्वेतलाना के पति को नौकरी से निकलवा दिया, उसके ससुर को गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद स्टालिन ने खुद अपना दामाद ढूंढा। वो स्टालिन का चापलूस का बेटा था। लेकिन यहाँ स्वेतलाना की थिंकिंग अपने पति से बिल्कुल अलग थी। लिहाजा ये शादी भी 3 साल के भीतर ही टूट गई। इस बीच 5 मार्च 1953 को ब्रेन स्ट्रोक से स्टालिन की मौत हो जाती है। उसके मरते ही स्वेतलाना आजाद हो गई। इसके बाद उसे ब्रजेश मिला, वो भी उसका ज्यादा दिन तक साथ नहीं दे पाया और उसकी मौत हो गई। अपने आखिरी दिनों में स्वेतलाना ने अपने एक अमेरिकी सहेली रोजा शैंट से अपने दिल का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा था कि उसकी जिंदगी का सफर ऊंचाइयों से शुरू हुआ और वो अब सबसे नीचे रहकर उसका अंत कर रही है। तो दोस्तों, ये थी तानाशाह जोसेफ स्टालिन की बेटी स्वेतलाना अलीलोयेवा की स्टोरी। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।